And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 8th June 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. On the first article is taken from editorial segment. It is about border issues with China, border standoff. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, especially the subtopic India and its neighborhood relations. So सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझते हैं अबाउट द ऑन गोइंग बॉर्डर स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल हमने हाल फिलहाल में कवर किए हैं, जहां हमने देखा है कि इंडियन एंड चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में लगातार कन्फ्रंटेशंस हुए हैं इन लद्दाख एज वेल एज इन सिक्किम सेक्टर. तो एक बार ज़रा सा क्रोनोलॉजी देख लेते हैं. मई 5th and 6th के मिडनाइट के आसपास इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स हैड ए स्कफल एट पैंगोंग सो. ये एक लेक है पैंगोंग सो, वहाँ पे लद्दाख में लेक को ही सो कहते हैं, TSO. तो इस पैंगोंग सो के आसपास इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में थोड़ी सी झड़प हुई थी, थोड़ी सी स्कफल हुई थी. अगेन ऑन 9th में देयर वाज क्लैशेस अमंगस्ट इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स एट नकुला सेक्टर इन सिक्किम. उसके बाद से लगातार इंडियन साइड से और चाइनीज़ साइड से बात पे थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स रिलीज़ किए गए, अग्रेसिव स्टेटमेंट्स रिलीज़ किए गए. फॉर एग्जांपल आर्मी चीफ ऑफ इंडिया सेड दैट क्लासेस वेयर शोइंग द अग्रेसिव बिहेवियर ऑफ चाइनीज सोल्जर्स. तो फिर चाइना अक्यूज्ड इंडिया ऑफ ट्रेसपासिंग एंड मेकिंग इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. अब अगर आप आगे जब हम इस आर्टिकल का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इशू है इंडिया मेकिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. देखो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट मैं आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ. इंडिया और चाइना के बॉर्डर को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है वहाँ पे कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है इंडिया ने, जिस कारण से ये तमाम कन्फ्रंटेशंस हाल फिलहाल में हो रहे हैं इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में. तो इस तरह की कहासुनी दोनों साइड से चलती रही. फाइनली 6 जून को यानी कि परसों इंडिया और चाइनीज़ साइड के मिलिट्री कमांडर्स के बीच में नेगोशिएशंस हुई हैं, बातें हुई हैं, और इस आर्टिकल में हम उसी नेगोशिएशंस का आउटकम देखेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे ज़रा फोकस करते हैं. ये जो पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि इंडिया ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर रीजन है, वहाँ पे जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया उस कारण से ये तमाम कन्फ्रंटेशंस, तमाम कन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना के बीच में निकल के आ रहे हैं. तो जरा देखते हैं कि इंडिया ने किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ड किया है. इंडिया हैज़ कम अप विथ अ प्रोजेक्ट जिसका नाम है चार धाम परियोजना. एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट नेम्ड चार धाम परियोजना, एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी विल बी created in Uttarakhand that will connect यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ. तो ये चार रिलीजियस सैक्रेड प्लेसेस हैं उत्तराखंड के अंदर, और इन चारों प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए इंडिया ऑल वेदर रोडवेज एंड रेल लिंक क्रिएट कर रहा है, जिसका नाम है चार धाम परियोजना. लेकिन इस चार धाम परियोजना का देखो रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि दिस प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड बेटर कनेक्टिविटी फॉर इंडियन ट्रूप्स टू ईजिली मूव टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो अब इंडियन ट्रूप्स इस रोडवेज और रेलवेज की मदद से बहुत आसानी से जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है वहाँ आराम से पहुँच सकते हैं. तो इसका ये एक स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस है. अगर कभी इंडिया और चाइना के बीच में थोड़े भी कन्फ्रंटेशंस हुए तो इंडियन फोर्सेस को बहुत तेज़ी से बॉर्डर रीजन में मोबिलाइज किया जा सकता है, पहुँचाया जा सकता है, और इस कारण से इसका एक स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस है. देखो जब भी बॉर्डर रीजन में रोडवेज रेलवेज बनते हैं तो जो दूसरा कंट्री होता है वो थोड़ा बहुत तो उसको एक जिटर्स होता ही है, थोड़ी तो घबराहट होती है, क्योंकि बॉर्डर में अगर बढ़िया कनेक्टिविटी है यानी कि उस कंट्री का अपने बॉर्डर रीजन पे बढ़िया कंट्रोल है.
तो इस कारण से जब इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है बॉर्डर रीजन में अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, नेचुरली चाइना विल हैव सम इशूज़। देखो ये चार धाम परियोजना का यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है। आप देख सकते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, ये चार इंपॉर्टेंट सैक्रेड प्लेसेस हैं और ये सब के सब बॉर्डर रीजन में पड़ते हैं, आप देख सकते हैं। यानी कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बिल्कुल बॉर्डर रीजन में चार इंपॉर्टेंट सैक्रेड प्लेसेस पड़ते हैं और इन सब को अब इंडिया कनेक्ट कर रहा है विथ गुड रोडवेज एंड रेलवेज। तो इसका अपना रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है चार धाम परियोजना। इसके अंदर कई सारे सब प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। तो पर्पस यही है कि अच्छे रोड और रेलवेज बनाए जाए सबको कनेक्ट करने के लिए। तो अब जब इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा बॉर्डर रीजन में तो नेचुरली इट विल प्रोवाइड बेटर कनेक्टिविटी फॉर इंडियन आर्मी टू मूव टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। And according to experts, Chinese soldiers are deliberately engaging in tension with Indian soldiers to delay or halt the project. तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि हाल फिलहाल में इतने सारे टेंशन इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि चाइनीज़ सोल्जर जानबूझ के उलझ रहे हैं इंडियन सोल्जर्स से। दे आर डेलिबरेटली इंगेजिंग अगेंस्ट इंडियन सोल्जर्स ऑन इंसिस्टेंस ऑफ देयर गवर्नमेंट, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट नेचुरली नहीं चाहेगी दैट दिस चार धाम प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड। चाइनीज़ गवर्नमेंट डेफिनेटली वुड लाइक टू हॉल्ट दिस चार धाम प्रोजेक्ट। तो इस कारण से चाइनीज़ सोल्जर्स ने बार बार किसी ना किसी बहाने से इंडियन सोल्जर से कन्फ्लिक्ट किया है ताकि जब मैटर रेज हो जाए, जब टेंशन बिल्ड हो जाए तो फिर चाइना और इंडिया के बीच में जब नेगोशिएशन हो तो चाइना इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट अपने रिजर्वेशंस, अपने इश्यूज रेज करे और इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। ये पूरा का पूरा पर्पस है चाइना और चाइनीज़ सोल्जर्स का बिहाइंड कन्फ्रंटिंग विद इंडियन सोल्जर्स फ्रीक्वेंटली इन प्रेजेंट टाइम। पिछले 2 महीनों में कितने सारे इस तरह के कन्फ्रंटेशन हो गए और इंडियन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे कारण यही है कि इस प्रोजेक्ट को डिले करा दिया जाए, हॉल्ट करा दिया जाए। यही है चाइनीज़ गवर्नमेंट की अप्रोच बिहाइंड सच कन्फ्रंटेशंस। अब जरा करंट न्यूज़ देखते हैं। तो पिछले 2 महीनों से लगातार कन्फ्रंटेशन होने के बाद बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स फाइनली दोनों देश की सरकारों ने फैसला लिया दैट देयर शुड बी ए सीनियर लेवल मिलिट्री कमांडर टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और इस तरह का एक टॉक फिर कंडक्ट कराया गया ऑन 6 जून, जिसमें इंडिया के तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, जबकि चाइना को रिप्रेजेंट किया उनके मेजर जनरल लिन लियू ने। तो जरा देखते हैं कि इंडिया ने क्या डिमांड रखा। इंडिया का डिमांड सीधा और स्पष्ट था दैट इट वांट्स टू रीस्टोर अप्रैल स्टेटस ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि अप्रैल में जहां तक चाइनीज़ सोल्जर्स थे, चाइनीज़ सोल्जर्स वापस से उस जगह पे पहुंच जाए। मतलब आप सबको मैंने बताया कि 5 और 6 मई के आसपास चाइनीज़ सोल्जर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करते हुए इंडियन टेरिटरी में भी घुस गए थे और उस कारण से इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में थोड़ी कन्फ्रंटेशन हुई। इंडिया ने साफ साफ डिमांड किया है कि आप जहां पे अप्रैल में थे, अप्रैल मंथ में, वहां पे वापस से पीछे चले जाएं। और चाइना का डिमांड है दैट यू स्टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हमने देखा ही इंडियन एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि चाइना ये पूरी की पूरी जो कन्फ्रंटेशन कर रहा है इंडियन सोल्जर्स के साथ, थोड़ी बहुत कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, टेंशन हो रहे हैं, उसका पूरा का पूरा पर्पस ही है कि हमारा चार धाम परियोजना प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए, जितना हो सके उतना डिले करा दिया जाए। तो चाइना ने यही डिमांड रखा कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो बहुत हद तक चाइनीज़ टेरिटरी में पड़ता है और इसलिए आप इस प्रोजेक्ट को रोक दें। नेचुरली इस पे इंडिया ने जवाब दिया है कि इंडिया जो ये प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है ये पूरी तरह से इंडियन टेरिटरी में है एंड दैट इज़ वाई इंडिया विल नॉट हॉल्ट दिस प्रोजेक्ट। सो इस तरीके से इफ़ वी सी द आउटकम ऑफ द मीटिंग दैट वाज हेल्ड बिटवीन दीज 2 मिलिट्री कमांडर्स, वी फाइंड दैट द आउटकम ऑफ द मीटिंग वाज इनकन्क्लूसिव। कोई फाइनल कंक्लूजन देखो निकला नहीं रिगार्डिंग दिस बॉर्डर कन्फ्लिक्ट एंड बॉर्डर फ्रीक्वेंट स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ सोल्जर्स। दोनों ही साइड ने एक दूसरे के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। चाइना ने पीछे हटने से मना कर दिया, वो अप्रैल वाले स्टेटस में जाने से मना कर दिया, और इंडिया ने जो भी उसका प्रोजेक्ट है चार धाम परियोजना उस पर कोई भी हॉल्ट करने से, रिस्ट्रिक्शन लगाने से मना कर दिया। बट फिर भी इस अगर मीटिंग का पॉजिटिव देखा जाए तो एक पॉजिटिव ये जरूर है कि दोनों साइड के मिलिट्री कमांडर ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है दैट देयर विल बी नो लॉन्गर
कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोल्जर्स। तो अब सोल्जर्स आपस में नहीं लड़ेंगे, अगर वो एक दूसरे के आमने सामने आ भी गए देन देयर शुड बी नो कन्फ्लिक्ट। ये दोनों कंट्री ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है और दोनों कंट्री ने दोनों ही मिलिट्री जनरल्स ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है कि आगे का जो भी बॉर्डर इशू है वो फाइट से रिजॉल्व नहीं होगा, दैट विल बी रिजॉल्व थ्रू अ नेगोशिएशन एट डिप्लोमेटिक लेवल। तो आगे बातचीत से इस बॉर्डर इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। यही है आउटकम ऑफ द मीटिंग बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। देखो ये चार धाम परियोजना इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट। तो इस कारण से मुझे उम्मीद है कि चार धाम परियोजना से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो हाईलाइट इट्स स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। तो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस तो मैं आपको इसका बता ही चुका हूँ, दैट नाउ विथ हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट इंडियन सोल्जर्स कैन बी मोबिलाइज्ड वेरी इजीली टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चार धाम प्रोग्राम वैसे मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है इस आर्टिकल में, लेकिन एक बार फिर से इसके डिटेल में इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स दैट माइट हेल्प यू इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन वो मैंने यहाँ लिख के दिए हैं। एज ए सेड, चार धाम प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी of four important sacred places, Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath, and this project is being implemented by three executive agencies of Ministry of Road Transport and Highway. They are Uttarakhand PWD, Border Road Organization and National Highway Infrastructure Development Corporation Limited. The project purposes of widening single lane road to double lane road by up to 10 meters, developing highways in Uttarakhand and thereby improving access to Char Dham. The project also includes mitigation measures, stabilization of chronic landslide and sinking spots. तो ये सब लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम अक्सर वहाँ पे होता रहता था इन हाईली अपर रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो उन सब के अगेंस्ट रेसिस्टेंट एक रोडवेज रेलवेज बनाया जा रहा है ताकि ये लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम उधर ना हो। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद कर लेना। आई एक्सपेक्ट कि इस तरह के चार धाम प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई एक सवाल प्रीलिम्स या मेंस में ज़रूर आएगा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट। इट इज़ अबाउट डिजिटल डिवाइड दैट माइट लीड टू इनइक्वालिटी इन इंडिया। अगर आप इस आर्टिकल का हेडिंग ही देखें जो असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में आया था, ऑनलाइन क्लासेस थ्रो बिगर चैलेंजेज एज स्टूडेंट्स कन्फ्रंटेड विथ ग्लेयरिंग डिजिटल डिवाइड। तो ये टॉपिक, ये टर्म डिजिटल डिवाइड बार बार अखबारों में आ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और फिर इसके बारे में समझेंगे, इस टर्म के बारे में डिजिटल डिवाइड। और ये इतनी बार अखबारों में आ रहा है हाल फिलहाल में दैट आई अगेन एक्सपेक्ट कि इससे रिलेटेड कोई एक सवाल जीएस में, या मुझे उससे ज़्यादा उम्मीद है कि इससे रिलेटेड एक एस्से ज़रूर पूछा जाएगा, डिजिटल डिवाइड पे एस्से ऑन पेपर 1। तो ज़रा देखते हैं, पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। सो देखो, हाल फिलहाल में सडन लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया पूरे देश भर में और इस कारण से नाउ एंटायर टीचिंग इज़ बीइंग नाउ शिफ्टेड टू ऑनलाइन मोड। आप देख सकते हैं कि सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो, नाउ ऑल ऑफ देम आर नाउ ट्राइंग टू ट्रांजिशन, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों या कॉलेजेज हों या फिर इवन कोचिंग सेंटर्स हों, नाउ ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू अडॉप्ट द ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग। सो इट इज़ अ सडन इम्पैक्ट and entire industry, entire teaching sector is now adopting to this new normal। ये टर्म जरूर याद रखना, ऑनलाइन टीचिंग इज़ गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल। इससे रिलेटेड भी सवाल आ सकता है कि ये अब हमारे ज़िंदगी का एक नया नॉर्मल है। पहले हमारे लिए नॉर्मल क्या था टीचिंग में कि हम कॉलेजेस जाते थे, स्कूल जाते थे, एग्ज़ाम देते थे, बट नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी आवर न्यू नॉर्मल वेयर वी हैव टू अडॉप्ट टीचिंग ऑन ऑनलाइन मोड। सिंस द कोविड सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एनी टाइम सून। अब ये सिचुएशन जो कोविड का क्राइसिस आया है ये हाल फिलहाल में आगे 6 महीने 1 साल तक तो रिजॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा। सो वैसे हालात में ऑनलाइन टीचिंग और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता जाएगा। आप इस कोविड सिचुएशन को आप कंपेयर कर सकते हैं डीमोनेटाइजेशन वाले सिचुएशन से, जब एकाएक से डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया गया था हमारे देश में, दैट वाज अ सडन इम्पैक्ट। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से डिजिटल ट्रांजेक्शन इंक्रीज्ड इन आवर कंट्री। हु कुड इमेजिन दैट even a small pan wala will use Paytm and Google Pay, but that is a reality now, and that happened mainly because of a sudden impact, sudden thrust caused by demonetization, and similar thrust has been provided because by the lockdown because of COVID-19. So now it is a reality, it is a fact, it is a new normal that entire teaching will try to move to this online platform।
पूरा नहीं तो कम से कम बहुत हद तक तो दिस मोड ऑफ टीचिंग विल चेंज, दिस अप्रोच ऑफ टीचिंग विल चेंज। तो अब हम लोग एक न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक जो मेजर क्वेश्चन निकल के आता है कि जब हमारा जो टीचिंग का स्टैंडर्ड, जो टीचिंग का अप्रोच है वो ऑनलाइन मोड पे जब जाएगा, तो इससे जो वो बच्चे हैं हु बिलोंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, पुअर ग्रुप, हु आर नॉट रिच, हुज पेरेंट्स आर नॉट टेक्नोलॉजिकली साउंड, उन बच्चों के अगेंस्ट डिसएडवांटेज होगा। क्योंकि ये बच्चे पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इनके पास ना इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी, ना स्मार्टफोन चलाने आता है, ना स्मार्टफोन है इनके पास। इन सच सर्कमस्टांसेस दीज किड्स will suffer. How do you expect this kid to compete against this kind of kid who has accessibility to internet, who has accessibility, who knows how to run laptop and whose parents can teach how to run laptop? तो ऐसे हालात में ये जो डिफरेंसेस हैं पुअर और रिच के बीच का वो और बढ़ता जाएगा। दिस इज़ द न्यू प्रॉब्लम, दिस इज़ द न्यू इशू दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड, और इस कारण से इससे रिलेटेड सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसको हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड, कि एक बच्चा जो है वो डिजिटली बहुत साउंड है, डिजिटली बहुत अपग्रेडेड है, जबकि दूसरा बच्चा वो डिजिटली उतना एम्पावर्ड नहीं है, और इस कारण से ये बच्चा चाह करके भी, चाहे जितना भी टैलेंटेड हो, चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो, जितना भी मेरिटोरियस हो, ये बच्चा अब आगे लाइफ में प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा इन दिस न्यू नॉर्मल दैट इज़ online mode of teaching. So this digital divide is leading to wider inequality, और जब ये बच्चा पीछे रहेगा तो नेचुरली ये बच्चा और पुअर रहेगा and this will lead to economic inequality. So this sudden transition to online mode and the digital divide prevalent in our country will lead to more and more economic inequality. जो गरीब है वो और भी गरीब होता जाएगा क्योंकि उसके पास अब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेंगी, और जो अमीर है अब उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और वो और भी ज़्यादा रिच होगा in this present context. So if there comes a question ऑन ऑनलाइन टीचिंग एंड डिजिटल डिवाइड, आपको ये सारे एग्जाम्पल्स लिखने हैं। आप ये एग्जाम्पल एज इट इज़ याद कर लो, आप लिख भी सकते हो, आप अपने जीएस आंसर में लिख सकते हो दैट अ केरला स्कूल गर्ल कमिटेड सुसाइड बिकॉज नॉट हैविंग एक्सेस टू स्मार्टफोन टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। तो ये आप एग्जाम्पल एज इट इज़ याद कर लो, लिख लेना जीएस एग्ज़ाम में कि डिजिटल डिवाइड का अब प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे अब उस क्लासेज अटेंड नहीं कर पा रहे, नाउ दे आर लैगिंग बिहाइंड, एंड अंडर दैट स्ट्रेस वन केरला स्कूल गर्ल कमिटेड सुसाइड। आप देख सकते हैं, ये एक इमेज मैंने निकाला है आज के न्यूज़पेपर से ही, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से, कैसे बच्चे जिनके घर पे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं आता है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कभी छतों पे जा कर के ट्राई कर रहे हैं तो कभी कहीं जा कर के ट्राई कर रहे हैं। सो दीज पीपल, दीज किड्स, दीज स्टूडेंट्स आर एट डिसएडवांटेजियस पोजीशन। ऐसे में आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखो एक बात, ऐसे में कैसे लिखा जाता है उसका मैं थोड़ा सा ओरिएंटेशन आपको देता हूँ। ऐसे या तो आप जो उसका इंट्रो पार्ट होता है, यू कैन स्टार्ट विथ सम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, या फिर आप कोई एक स्टोरी से भी अपना एस्से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो डिजिटल डिवाइड एंड ऑनलाइन टीचिंग पे कोई एस्से आ जाए तो इस तरह की स्टोरी लिख के स्टार्ट करना। ये स्टोरी भी मैंने आज के न्यूज़पेपर से उठाया है। द स्टोरी ऑफ मरफत अली मुल्ला हु हैज़ बीन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू लॉकडाउन। He has two daughters. Mulla's older daughter is in a BMC school and the younger one goes to a private school under right to education. Mulla says they do not have enough to eat. How can they arrange smartphones to study? He says, my daughters are going to miss studies and in this way we are going to become more and more poor. अब आप नेचुरली सोचेंगे सर ये मुल्ला कौन है, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं ऐसे? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इस तरह की कोई भी एनोनिमस स्टोरी, कोई सा भी एनोनिमस नाम लिख करके इस तरह की स्टोरी लिख करके आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इस तरह से कुछ आप उसको ट्विस्ट करना, तो इस तरह से लिंक देना दैट दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मिलियन स्टूडेंट्स like Mulla's daughter who will miss out on studies due to digital divide, और फिर लेकर के आप आगे बढ़ना द प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल डिवाइड एंड ऑनलाइन टीचिंग इन इंडिया। सो फिर एक बेसिक सवाल उठता है दैट इज़ इंडिया रेडी फॉर ऑनलाइन टीचिंग?
सो ऑफ कोर्स ऑनलाइन टीचिंग इज़ नीड ऑफ द आवर। अब हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि ये कोरोना वायरस की सिचुएशन इतनी जल्दी तो देखो चेंज होने वाली है नहीं। सो ऑनलाइन टीचिंग इज़ नीड ऑफ द आवर, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस दैट मस्ट बी एड्रेस्ड। तो जो चैलेंजेस हैं उनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज़ द चैलेंज ऑफ लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन रिमोट एरियाज। तो ये इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी के लिए हमें इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले 2-3-4 महीनों में और बेहतर करना होगा। इसके लिए हमारी जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनको असिस्ट करना होगा भारत सरकार को। बट द फर्स्ट चैलेंज कैन बी रिजॉल्व्ड, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव किया जा सकता है। बट द सेकेंड चैलेंज इज़ द मेजर वन, इट इज़ डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, लेकिन यहाँ पे एक बार उसको प्रॉपर उसका डेफिनेशन देखते हैं। डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू इनइक्वालिटीज इन सोसाइटीज अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंस इन एक्सेसिबिलिटी एंड स्किल सेट टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे डिजिटल डिवाइड मैंने रिप्रेजेंट किया है। एक बच्चा है वो काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड है विथ मॉडर्न डिजिटल इक्विपमेंट्स एंड बाय यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही विल ग्रैब मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। जिसको पता है कि कहाँ पे कौन से कोर्सेज मिल रहे हैं, किस तरीके से इनको अवेल करके वो सर्टिफिकेशन कर सकता है, और इस तरह से ये और आगे बढ़ता जाएगा। और जो दूसरा बच्चा है, जो गरीब इंसान का बच्चा, ही डज़ नॉट हैव स्किल एंड एक्सेसिबिलिटी। एक तो इसके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और अगर इसको अवेल करा भी दिया जाए तो इसके पास स्किल नहीं है उनको इस्तेमाल करने का, एंड इन दैट केस ही विल बिकम पुअर एंड पुअरर। So digital divide is further widening economic and social divide in our country. By utilizing information and communication technology services, the rich is getting richer and the poor is getting poorer. So what is the solution? Of course, we need to find the solution as well, because this is the new normal. Online teaching is a new normal. So we needed to democratize the education system. How to democratize education system in present time? देखो, जब हम लोग ऑफलाइन टीचिंग करते थे तो उसको डेमोक्रेटाइज करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई राइट टू एजुकेशन एक्ट, और राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत भी भारत सरकार फिर लेकर के आई कि 25% सीटें पब्लिक स्कूल्स में, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर रिजर्व की जाएंगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए। तो दैट वाज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन ऑफलाइन मोड ऑफ टीचिंग। बट इन ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग नाउ वी नीड टू फाइंड न्यू वेज। न्यू वेज कैन बी, वी कैन गिव मोर एंड मोर एक्सेसिबल ऑल्टरनेटिव्स लाइक टीवी चैनल्स एंड रेडियोज़। सो रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, टीवी चैनल जैसे कि दूरदर्शन वगैरह, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, जिनको बच्चे आराम से देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, असम गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए न्यू अकेडमिक टेलीविजन चैनल नेम्ड ज्ञान वृक्ष टू कंपनसेट फॉर अकेडमिक लॉसेस इंड्यूस्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। और उसके अलावा जो दूसरा अप्रोच हमें लेना है, वी नीड टू रिड्यूस डिजिटल डिवाइड। ऑफ कोर्स, स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन शुड बी गिवन ट्रेनिंग एंड एक्सेसिबिलिटी टू यूज स्मार्टफोन एंड लैपटॉप्स। दिस शुड बी प्रोवाइडेड स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स। तो इस टॉपिक से मैं एक ना एक सवाल जीएस में या एसए में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जीएस में कुछ इस तरह का सवाल आ सकता है, ऑनलाइन टीचिंग इज गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड। डू यू थिंक इंडिया कैन ट्रांजिशन टू द न्यू मॉडल ऑफ टीचिंग? तो जो कुछ भी मैंने बताया उसके बेसिस पर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। देयर माइट बी एन एसे लाइक दिस एज वेल, दैट डिजिटल डिवाइड एंड इकोनॉमिक डिवाइड डिस्कस। The next article is taken from Assam segment. It is about Sampark app of Assam government. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy, and this can be also asked in prelims exam of APSC. UPSC में इसके आने के chances almost negligible हैं। So सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। देखो, The government of Assam has launched a new app named Sampark. Sampark का full form है Software Application for Migrated People to Assam for Rejuvenating Karma अभियान। तो अब ये पूरा का पूरा डिटेल में इसका नाम याद मत करना, पॉसिबल भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। आप संपर्क ऐप लिख देना। संपर्क ऐप का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ ऑल दोज माइग्रेंट पीपल हु हैव रिटर्न टू असम बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो कई सारे माइग्रेंट्स हैं, लगभग 1.25 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैव रिटर्न टू असम बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड लॉकडाउन, एंड दिस कैन प्रोवाइड एन एडवांटेज फॉर असम। तो अब देखो, कई सारे इस तरह के स्किल्ड वर्कर्स, मान लो कोई फैक्ट्री में फिटर था, कोई इलेक्ट्रीशियन था, कोई कुछ प्लम्बर था, सबके अपने अपने स्किल थे। कोई गुजरात के किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा था, कोई महाराष्ट्र में काम कर रहा था। अब इस तरह के लगभग 1.25 लाख वर्कर्स हैव रिटर्न टू आवर ओन स्टेट असम।
अब इसका फ़ायदा उठा सकती है असम गवर्नमेंट, दिस कैन बी एन एडवांटेज फॉर असम। और उसी एडवांटेज को लेने के लिए असम गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है संपर्क। इसमें क्या होगा, इन सब का डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा, उस डेटाबेस के हिसाब से इन सब के लिए सुटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ असम में ही क्रिएट की जाएगी। इसके लिए असम गवर्नमेंट क्या कर रही है, असम गवर्नमेंट इज इन्वाइटिंग कंपनीज फ्रॉम जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हु हैड अर्लियर इन्वेस्टेड इन चाइना। तो देखो, ये कोविड के बाद तो चाइना की इमेज पूरी दुनिया भर में ख़राब हुई है, और ख़ासकर अब चाइना और यूएस के बीच में एंड चाइना और अमेरिका के बीच में तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। सो मैनी अमेरिकन कंपनीज, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज एंड जापानीज कंपनीज आर पुलिंग आउट ऑफ चाइना। सो ऐसे हालात में इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो उन सारे कंपनीज को इंडिया में अट्रैक्ट करे, और अब असम सरकार यही कोशिश कर रही है। असम सरकार कोशिश कर रही है कि इस तरह की जापानीज, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज को असम में इन्वाइट किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए, उनको प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड किया जाए ताकि वो असम में इन्वेस्ट करें। और साथ ही साथ देखो, असम के अंदर तो रॉ मटेरियल्स तो हैं ही, हम सबको पता है कि वहाँ पे अबेंडेंट कोल मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है, क्रूड ऑयल मिलता है, तो रॉ मटेरियल्स हैं हमारे पास। अब हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स भी आ गए हैं, 1.25 लाख का वर्कफोर्स आ गया है, उनका प्रॉपर डेटा हम मेंटेन करेंगे और कंपनीज़ को इनवाइट करेंगे, और सस्ते दामों पे वर्कर्स हमारे यहाँ काम भी कर लेंगे। बिकॉज रादर दैन गोइंग फॉर गुजरात, महाराष्ट्र, अगर उनको घर में काम मिलेगा तो नेचुरली वो सस्ते वेजेस पे भी काम कर लेंगे। और इस तरीके से ये जो कोविड का जो सिचुएशन है, इसमें असम एक इकोनॉमिक एडवांटेज रेज कर सकता है। असम इस सिचुएशन को यूज करके अपना इंडस्ट्रियल बेस को और बेहतर बिल्ड कर सकता है। सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ संपर्क ऐप। इस पॉइंट को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इफ़ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड, बहुत ज़्यादा चांसेज है कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कोविड-19 के क्या क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़े हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स लिखेंगे कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, हमारा ग्रोथ रेट कम हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, लेकिन उसका अगर आपने एक आधा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लिख दिया तो नेचुरली यू विल गेट मोर मार्क्स। In our query segment today we will understand the concept of aerosol radiative forcing। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले हम एरोसोल का एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो, एरोसोल्स आर डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन गैसियस और लिक्विड इन्वायरमेंट। देखो, सरल शब्दों में जो हमारे यहाँ पे आसपास में, हमारे आसपास में आप देखते रहते होंगे, डस्ट फ्लोट करता रहता है एयर के अंदर, कुछ एक वाटर वेपर फ्लोट करता रहता है एयर के अंदर, ये सब कहे जाते हैं एरोसोल्स। आप देखोगे कि हल्के हल्के डस्ट रहते हैं एयर के अंदर, आपने आसपास में देखा होगा, वो सब एरोसोल्स कहे जाते हैं। कॉम्बिनेशन सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर अराउंड अस। जैसे मान लो ये इंडस्ट्री से, यहाँ मैंने दिखा रखा है, इंडस्ट्री से कई इस तरह का जो गैस निकल के आता है, स्मोक निकल के आता है, उसमें कई इस तरह के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर नोन एज एरोसोल्स। एरोसोल्स नेचुरल फैक्टर से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनेटिक फैक्टर से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स मतलब मैन मेड फैक्टर्स। तो नेचुरल फैक्टर्स क्या हो सकता है, सी के अंदर सॉल्ट होता है, वो धीरे धीरे इवेपोरेट होकर के सॉल्ट अगर हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, हम उसको कहेंगे कि नेचुरल है ये एरोसोल। मिनरल डस्ट या वोल्केनिक इरप्शन होता है तो कई सारा डस्ट एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, दैट इज नेचुरल सोर्स ऑफ एरोसोल। एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल मतलब जो ह्यूमन रिलीज करते हैं, ये इंडस्ट्री से जो भी प्लूम निकलता है, जो भी डस्ट निकलता है, दे आर एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स। तो इस तरह का जो हम फॉसल फ्यूल बर्न करते हैं उससे आप देखते होंगे बर्न्ड कार्बन काले कलर का निकलता है, दे आर एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स। एरोसोल्स ज़्यादातर लोअर एटमॉस्फेयर में ही मिलते हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर की हाइट तक, क्योंकि नेचुरली ज़्यादातर जो एरोसोल का जो सप्लाई का सोर्स है वो तो हमारा अर्थ ही है। इस तरह का डस्ट पार्टिकल या सी से सॉल्ट निकलना, तो अर्थ के कारण, जब अर्थ ही मेन सोर्स है तो एरोसोल्स भी ज़्यादातर अर्थ के आसपास के एटमॉस्फेयर में, मतलब 1.5 किलोमीटर की हाइट तक ही जनरली मिलते हैं। अब जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल ऑन रेडिएटिव फ्लक्सेस। इस पे मैं और डिटेल में बात करूंगा। रेडिएटिव फ्लक्सेस मींस एनर्जी मूविंग थ्रू एन एरिया। इसको इस फिगर की मदद से समझते हैं। देखो, ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, और उसके बीच में इस तरह के कुछ डस्ट पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रहे हैं वो है एरोसोल्स, राइट। सन से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, आती है। एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज रेडिएटिव फ्लक्स। सो दिस रेड कलर से जो हमने एरो रिप्रेजेंट किया है, जो एनर्जी पर यूनिट एरिया सन से आ रही है, वो सन की रेडिएटिव फ्लक्स है।
अब होता क्या है कि जब ये सन के रेडिएटिव फ्लक्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो उसको बीच में मिलता है इस तरह का एरोसोल, और ये एरोसोल क्या करता है, कुछ एक सन के रेडिएशन को, कुछ एक सन की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ एक एनर्जी को वो अलाउ करता है टू मूव थ्रू इट एंड रीच टू द अर्थ सरफेस। तो ये जो एबिलिटी है एरोसोल की कि कुछ एक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दे, उसी को हम कहते हैं एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग। सो ability of aerosol to change the flux of aerosol is known as aerosol radiative forcing। जो सन की फ्लक्स थी, रेडिएटिव फ्लक्स थी, उसको चेंज करने की जो कैपेसिटी है इस एरोसोल की, आप देख सकते हैं कैसे उसने चेंज कर दिया। इतना ज़्यादा एनर्जी आ रहा था, बहुत कम एनर्जी को उसने अलाउ किया, कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया। सो दिस कैपेसिटी ऑफ दिस एरोसोल इज नोन एज एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग। ये हाल फिलहाल में टर्म न्यूज़ में था क्योंकि एक करंट न्यूज़ निकल के आ रहा था दैट अ स्टडी बाय आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस हैज़ फाउंड दैट रेडिएटिव फोर्सिंग ऑफ एरोसोल, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल, इज़ मच हाइयर ओवर हाई एल्टीट्यूड ऑफ वेस्टर्न ट्रांस हिमालय। अब इसके पीछे कोई खास कारण नहीं है, उन्होंने 2008 से 2018 तक का यानी कि 10 सालों का ऑब्जर्वेशन किया है और उससे उन्होंने पाया है कि जो हाइयर ऑल्टीट्यूड ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज यानी ट्रांस हिमालयाज वाले जो काराकोरम वगैरह वाले रेंज हैं, वहाँ के ऊपरी हाइट पे जो एरोसोल्स हैं उनका रेडिएटिव फोर्सिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अब ये ऑब्जर्वेशन से मिला है, इसके पीछे अभी तक कोई लॉजिक नहीं मिला है। तो ये एक फैक्ट हाल फिलहाल में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस एरिस के साइंटिस्ट ने फाइंड किया है, इस कारण से ये न्यूज़ में था। एरिस के बारे में भी जरा सा देख लेते हैं। इट इज़ ए नैनीताल बेस्ड ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 422 to 424. Topic number 422 is ICRISAT, International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics. So this ICRISAT is an international organization which conducts agricultural research for rural development, and it is headquartered in Hyderabad, that is in Telangana, with several regional centers like Bamako in Mali, Nairobi in Kenya, and research stations like Niamey in Niger, Kano in Nigeria। सब याद करने की ज़रूरत नहीं, मैं बस आपको बता रहा हूँ। याद आपको ये रखना है कि ICRISAT एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो हैदराबाद में जिसका हेड क्वार्टर। इट वॉज फाउंडेड इन 1972 बाय कंसोर्शियम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फोर्ड रॉकफेलर फाउंडेशन, एंड इट इज चार्टर वॉज साइंड बाय FAO एंड UNDP। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इस कारण से ICRISAT इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। टॉपिक नंबर 423 इज अबाउट population wise, religion wise population in India. So as per census of 2011, इंडिया के अंदर हिंदूज़ की पॉपुलेशन है 96.63 करोड़, परसेंटेज वाइज है 79.8%। मुस्लिम्स की अबाउट 17.22 करोड़, परसेंटेज वाइज है 14%। क्रिश्चियंस की 2.78 करोड़, परसेंटेज वाइज 2.3%। सिख की 2.08 करोड़, परसेंटेज वाइज 1.7%। बुद्धिस्ट 0.84 करोड़, परसेंटेज वाइज 0.7%। जैन 0.45 करोड़, परसेंटेज वाइज 0.4%। अब ये डेटाज आपको याद नहीं करने हैं कि आप पता चला लगे बैठ के रटने की सिख की परसेंटेज पॉपुलेशन 1.7%, ऐसे नहीं याद करना है। बस आप ट्रेंड याद रखो कि सबसे ज़्यादा किसकी, सबसे कम किसकी, और इसी टॉपिक से बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एट मैक्स इसी तरह का सवाल आएगा कि किसकी ज़्यादा किसकी कम, उस सीरीज़ में अरेंज कर दो। द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 424। इट इज़ अबाउट सूत्रा पिक। Sutra PIC stands for Scientific Utilization through Research Augmentation Prime Products from Indigenous Cows। तो सरल शब्दों में इंडिजीनस काउ जो हमारे यहाँ की देसी गायें हैं जो नेचुरली हमारे यहाँ पे मिलती हैं, उनका साइंटिफिक स्टडी करके उनकी जो यूनिकनेस है, उनके जो जो एडवांटेजेज हैं उसको पढ़ना है। वही पर्पस है इस प्रोजेक्ट का जिसका नाम है सूत्रा पिक। दिस प्रोजेक्ट इज़ फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड काउपैथी इज ए ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिजीनस काउ एज यूज्ड इन आयुर्वेदा। Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 419 to 421 that we had given in the last day's newspaper analysis. Please attempt this question. Question number 422 to 424 that we have given in today's analysis. You can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis.
That's all from our side for today. Thanks for watching.